स्वागत है आप सभी का गौरव जी ट्यूटोरियल पर। यह रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पर 4th लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया की बात की, जहां हमने देखा कि हमारे लैंड का अलग अलग पर्पज से यूज किया जा रहा है। दो टाइम पीरियड से हमने कंपैरिजन किया था, एक 1961 और 2008 और 9 से पाई चार्ट के थ्रू। आपने देखा था कि फॉरेस्ट जो 1960 और 61 में 18.11% भूभाग पर था, 2008 और 9 में इसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है और ये बढ़कर हो गया 22.78%। तो एक अच्छा साइन है। लेकिन यदि हम 1952 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसकी बात करें, जहाँ पर एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी कि 33% एरिया को वन द्वारा कवर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बना रहता है। लेकिन इससे हम 2008 और 9 के टारगेट को देखें तो हम काफ़ी दूर हैं। एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड में, जहां हमारे पास जो स्थायी चारागाह थे वो लगभग 5% थे 1960 और 61 के टाइम पीरियड में, और इसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है और ये अब हो गए हैं 3.38%। इससे समस्या क्या आ गई है कि हमारे इंडिया में जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है और ऐसे में उनके लिए चारागाह की कमी होना एक पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने जैसा अनुभव होगा। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं हम। पॉइंट लिखा हुआ है कि द लैंड अदर देन फैलो इज पुअर क्वालिटी सो इज कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। हम बात कर रहे थे कि हमारी जो नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये कितना था? ये 2008 और 9 के अनुसार कितना था? 40%, 40.24% था, जिसमें हमने फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं किया है। जो पुरातन परती है, जिसको हम अदर देन फैलो कहते हैं, ये जो पुरातन परती है ये निम्न गुणवत्ता की भूमि होती है और इसका उपयोग हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके ही कर सकते हैं। तो यदि इस अदर देन फैलो को भी हम नेट सोन एरिया में काउंट कर लें तो हमारा नेट सोन एरिया है वो बढ़कर हो जाता है 54%। ओके, चलिए दूसरी बात करें कि यदि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है NSA, वो भारत के एक सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। जहां पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकसित क्षेत्र हैं, यहाँ 80% भूभाग को बो दिया गया है और ये 80% भूभाग यहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। लेकिन हम वो पिछड़े क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, यहाँ मुश्किल से ही 10% जो एरिया है वो NSA के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपर उपयोग नहीं हो पा रहा है लैंड का, इसलिए यहाँ पर NSA 10% ही, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड विदाउट यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स एंड लैंड डिग्रेडेशन। यदि हम अपनी भूमि का लगातार उपयोग करें और उस पर कोई सावधानी न बरतें, उसका कुछ मिसमैनेजमेंट करें, तो हमारी भूमि कैसी हो जाती है? निम्नीकृत हो जाती है। तो चलिए अब हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण, कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे जो भूमि है, ये एक डेटा है हमारे पास में, जिससे हम जान पाएंगे कि 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि हमारी कैसी है? निम्नीकृत है। और इसमें से इस 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 56% जो भूमि है इस डिग्रेडेड लैंड की, 56% जो पार्ट है वो वाटर द्वारा एरोडेड है, यानी कि भूमि जल द्वारा अपरदित है। 28% भूमि, इसी की 28% भाग जो है वन द्वारा अपरदित है और 6% भाग अम्लीय एवं क्षारीय है, 10% अन्य कारणों के द्वारा अपरदित है। तो 130 मिलियन जो भूमि है हमारी वो निम्न जो विभिन्न पर्पजों से की वजह से, विभिन्न कारणों की वजह से अपरदित हो गई है। उसमें सबसे बड़ा मेजर जो कारण है वो क्या है? वाटर है। वाटर द्वारा एरोडेड कितनी है? 56%। चलिए लैंड डिग्रेडेशन के अब हम बात कर लेते कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से जो भूमि है वो निम्नीकृत हो रही है। तो 2 कारक होते हैं, एक तो ह्यूमन फैक्टर्स होता है, मानवीय कारक, और दूसरा होता है नेचुरल फैक्टर, यानी कि प्राकृतिक कारक। चलिए हम मानवीय कारकों को सबसे पहले देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों को काटना मानवीय कारण है।
तो वन उन्मूलन से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। आप इसे इस प्रकार समझें कि ये भूमि है, ये लैंड है, तो यहाँ पर ये लगे हैं वन। आपने देखा होगा कि पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी मिट्टी में फैली होती हैं और वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं काफ़ी। इससे क्या होता है कि चाहे वो विंड का प्रेशर आए या वाटर प्रेशर आए, मिट्टी इरोड नहीं होती, यानी कि जो मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है। वन की वजह से मृदा अपरदन नहीं होता है, लेकिन जब हम वनों को काट देंगे तो मृदा अपरदन होना स्वाभाविक है। ठीक है। और दूसरी समस्या है ओवरग्रेजिंग। और ओवरग्रेजिंग मतलब होता है अति पशुचारण। चूँकि हमारे पास जो चारागाह हैं वो सीमित मात्रा में है और जानवरों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में अति पशुचारण होना स्वाभाविक है। अति पशुचारण से क्या होगा, पशु जब ग्रास को ओवरग्रेज करेंगे तो वो जड़ के साथ अपरूट हो जाएंगे, यानी कि जड़ से ही उखड़ जाएगी घास, और जो घास की परत थी ज़मीन के ऊपरी हिस्से पर, जब वह खत्म हो जाएगी तो ये जो मृदा का भाग है वो ऊपर निकल आएगा। इससे क्या होगा कि जो मृदा अपरदन के कारक होते हैं, जैसे कि बाहरी बल होते हैं, जैसे कि हवा है, जल है, ये जो कारक एक्टिव हो जाएंगे और ऊपरी लेयर होगी मृदा की वो अपरदित हो जाती है। तो ओवरग्रेजिंग भी समस्या है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इनके लोकेशन भी दिए किसके क्षेत्र में ओवरग्रेजिंग समस्या है। तो डिफॉरेस्टेशन जहाँ आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश, एमपी, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये वो राज्य हैं जहाँ डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ओवरग्रेजिंग की बात करें तो जहाँ राजस्थान है, आरचे, गुजरात है, एमपी यहाँ पर भी है, और महाराष्ट्र, ये वो राज्य है जहाँ पर ओवरग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। माइनिंग की बात करें, माइनिंग में क्या होता है, जब माइनिंग की जाती है, किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे खुले छोड़ दिए जाते हैं। तो जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, स्कैर्स होते हैं, वो उनका फिर उपयोग नहीं हो पाता है और वो लैंड जो है ना डिग्रेड हो जाती है, निम्नीकृत हो जाती है। तो ये माइनिंग से भी हो रही है ओवर इरिगेशन। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे पहले हरित क्रांति इम्प्लीमेंट हुई थी, वहाँ पर ओवर इरिगेशन से अति सिंचाई से भूमि निम्नीकृत हो रही है। अति सिंचाई से भूमि निम्नीकृत कैसे होती है कि जब हम अति सिंचाई करते हैं, ज़्यादा सिंचाई करते हैं, तो खेतों में के ऊपर जो अम्लीयता और क्षारीयता के गुण बढ़ने लगते हैं। और अम्लीयता और क्षारीयता, एल्कनिटी और सैलिनिटी, ये दोनों ही कंडीशन में खेती की उर्वरता, जो क्षमता है, मिट्टी की उर्वर क्षमता है, वो घट जाती है, तो मृदा निम्नीकृत होने लगती है। एक पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको भी हम खुले मैदानों में छोड़ देते हैं, खुले खेतों में छोड़ देते हैं, तो वहाँ की मृदा भी निम्नीकृत हो जाती है। ये मानवीय कारक हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो रेतीले टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स, है ना, ये विंड फोर्स के साथ में एक जगह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं दूसरे एरिया में, और ऐसे रीजन जहाँ पर डेजर्ट नहीं है, वहाँ के एरिया को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये विंड प्रेशर है, वाटर प्रेशर है, ये सभी लैंड डिग्रेडेशन के फैक्टर्स है, एजेंट होते हैं। ठीक है। अब इनको हम कैसे रोक सकते हैं, या हम कैसे लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि लैंड हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा करता है, और इन नीड्स को पूरा के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे जो लैंड है वो उसको हम डिग्रेडेड होने से बचाएं, निम्नीकृत होने से बचाएं। तो हमें कुछ उसके उपाय करने पड़ेंगे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे रोकें, अफॉरेस्टेशन के थ्रू। पेड़ों की कटाई नहीं करें, बल्कि हम पेड़ों को लगाएं। क्या करें, वनीकरण करें। तो वनीकरण के द्वारा, अफॉरेस्टेशन के थ्रू हम क्या जो है ना निम्नीकृत होने से मृदा को बचा सकते हैं। ओवरग्रेजिंग को के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा चारागाह का, सरकार उसके लिए चारागाह उपलब्ध कराए। माइनिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो खुले जो स्कैर्स हैं, ट्रेसेस हैं, उनको ना छोड़ें। ओवर इरिगेशन को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा कि हम लिमिटेड यूज़ करें वाटर का। ठीक है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम सही तरीके से डिस्चार्ज करें, उसको हम उसको बड़े बड़े गड्ढे खोद कर उसमें ये जो एफ्लुएंट है इंडस्ट्रियल, उसका भी हम सही तरीके से डिस्पोजल कर सकें।
सैंड ड्यून्स को हम रोकने के लिए हमें स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें थॉर्नी बसेस हैं, जो कटीली झाड़ियाँ उनको उगानी पड़ेगी, या कहें कि हम वृक्ष मेखला बना सकते हैं। वृक्ष मेखला यानी कि वृक्षों सेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स। इससे क्या होगा कि जो विंड का प्रेशर होगा, ये वृक्ष जो हवा इन वृक्षों से टकराएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे में हवा जब कमज़ोर होगी तो वो रेत को उड़ा के दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकेगी। तो इन सभी तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होने से रोक सकते हैं। और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, बाढ़ से भी, फ्लड से भी लैंड डिग्रेड हो जाती है। मान लो ये ऊपर के क्षेत्र में बाढ़ आई, तो जब स्लोप पर जो वाटर स्पीड वेलोसिटी जो वाटर की है वो तेज़ हो जाती है। ऐसे में वाटर अपने साथ में सॉइल की अपर लेयर को घसीट कर ले जाता है निचले क्षेत्रों में। यदि हम इन क्षेत्रों में डैम बना दें तो यहाँ पानी भर जाएगा और ऊपर की लेयर है ना वो डिग्रेड होने से बच जाएगी। ये कुछ कारण थे, इनके थ्रू हम लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल लैंड के सबसे ऊपरी पार्ट को, अर्थ क्रस्ट के सबसे ऊपरी पार्ट को हम सॉइल कहते हैं, जहाँ पर प्लांट को ग्रो किया जाता है। वैसे तो यह एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन आपको बताऊं कि सॉइल का फॉर्मेशन होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। कुछ ही सेंटीमीटर सॉइल फॉर्म होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है वो रॉक्स, चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। अर्थ क्रस्ट है वो विभिन्न तरह की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, और इन चट्टानों में जब क्रैक्स आ जाते हैं, ये चट्टान स्टोन्स में कन्वर्ट होती है, स्टोन फिर कह सकते हैं ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं, छोटे छोटे ग्रेडेंट्स में, जिनको कह सकते हैं हम बालू में, क्ले में, इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं रॉक्स का अपर लेयर है, उससे सॉइल फॉर्मेशन होता है, फिर उसमें ह्यूमस मिल जाता है, और ये सभी जो एजेंट है वो काम करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। चलिए, ये भाई सॉइल की यदि बात करें कि सॉइल को हम कई लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। जब सॉइल को हम लेयर में डिवाइड कर कैसी लेयर में, हॉरिजॉन्टल लेयर में, जब हम क्षैतिज वितरण करते हैं मृदा का, तो उसको, इस क्षैतिज वितरण को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें सबसे ऊपरी की लेयर जो होती है वो होती है, यह सॉइल की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, और यहीं प्लांट ग्रो होते हैं। इसी ऊपरी पार्ट में प्लांट ग्रो होते हैं। इसमें ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें ही ह्यूमस होता है। ह्यूमस एक्चुअल में क्या है, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और जो पेड़ पौधों के पत्ते, उनकी रूट्स, ये सब जब सड़ गल जाती है और मिट्टी में का पार्ट बन जाते हैं, तो उसी को हम जीवाश्म कहते हैं, और ये पाया जाता है सबसे ऊपरी लेयर में। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होती है खनिज भंडार, खनिजों से लेकर सभी तरह के पोषक तत्वों से, और यहाँ पर पौधे अच्छे से अपना विकास कर पाते हैं। पौधों का विकास सबसे ऊपरी लेयर में ही होता है। नीचे की लेयर इसको उपमृदा कहते हैं, और इसमें मिनरल्स तो होते हैं पर ह्यूमस की मात्रा कम होती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें केवल ऊपर ही तक रहती हैं, नीचे इस भाग में पेड़ों की जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो यह ह्यूमस की मात्रा कम होती है। उसके नीचे के पार्ट को कहते हैं हम कि वेदर्ड रॉक मटेरियल, या कहें तो हम इसको कहते हैं अपक्षयत जनक सेल। यह वो चट्टान है जो हवा और जल द्वारा अपरदित हो गई है। इसमें छोटे छोटे, इसमें जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं वो चेंज हो गए छोटे छोटे रॉक्स में, और इसमें इस जो जिसकी बात कर रहे हैं हम, नीचे वाली, ये जो सब सॉइल की नीचे वाली लेयर है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस मिलता है, ना कि बराबर। और नीचे की जो सबसे नीचे की जो आपको रॉक दिख रही है, ये काफ़ी हार्डर होती है, सबसे कठोर होती है, और इसमें ह्यूमस नहीं होता है, इसमें बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। और ये मेन, इस कह सकते हैं इसी के अपक्षयन से, इसी के वेदरिंग से ही ये सारे जो है ऊपर की लेयर है इनका फॉर्मेशन हुआ है। वेदरिंग मतलब होता है कि चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, और इनको बांटता कौन है, इनको नेचुरल फोर्सेस जैसे कि हवा, पानी, सूर्य की किरणें, ये सभी है, ये अपने बाहरी बल इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ये था सॉइल प्रोफाइल। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सॉइल फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे रिलीफ मतलब होता है उच्चावच। अपनी ज़मीन है, ये सब जगह समतल नहीं है, कहीं पर ऊंची है, कहीं पर नीची है, और कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है। इससे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर
अपर लेयर है सॉइल की, जब ऊपर से ड्रॉपलेट गिरेगी, रेनफॉल होगी, तो ये पार्ट पूरा ये पानी के साथ बहकर कहाँ जाएगा, निचले क्षेत्रों में, और यहाँ जमाव हो जाएगा। तो मृदा का निर्माण कहाँ हो गया, निचले क्षेत्रों में। ऐसा संभव कैसे हो पाया, इस रिलीफ की वजह से, इस उच्चावच की वजह से। पेरेंट रॉक, जिस रॉक के अपक्षयन से, वेदरिंग से सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं। क्लाइमेट जलवायु को कहते हैं। इंडिया के हर रीजन में अलग अलग क्लाइमेट है। जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पर एरिड रीजन होगा, जैसे कि आपने देखा कि जो राजस्थान है वहाँ पर शुष्क जलवायु है, वहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है और वर्षा कम होती है। तो क्या होगा कि उस क्षेत्र में जो है मिट्टी वो रेगिस्तान, डेजर्ट में बदल जाती है। तो ये इसका भी रोल प्ले होता है सॉइल फॉर्मेशन में। टाइम, मिट्टी को के निर्माण में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो नवीन मृदा होती है उसमें मैच्योर होती है, वो कम परिपक्व होती है, और उसमें जो प्रिंसिपल पार्टिकल्स होने चाहिए थे मिनरल्स के, वो उतनी मात्रा में नहीं होते हैं, इसलिए टाइम भी इसमें रोल प्ले करता है। बाकी कुछ नेचुरल फैक्टर हैं, जैसे कि रनिंग वाटर। ये नदी जब ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से की ओर बहती है तो ढलान वाले एरिया में रिवर की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और अपने साथ में वो सॉइल को और बड़े बड़े रॉक्स मटेरियल को साथ में फ्लो कर ले जाती है, बाहर ले जाती है, और निचले जो कोर्स है, निचला क्षेत्र है उसमें जमा कर देती है। तो निचले क्षेत्र में मृदा का निर्माण होता है। रनिंग वाटर का भी रोल है। टेम्परेचर, ग्लेशियर, विंड, डिकम्पोजर्स, ये सभी मृदा फॉर्मेशन में या मृदा के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब देखें कि इन्हीं सभी कारकों की वजह से हमारी जो मृदा है उसका रंग अलग अलग होता है, कलर अलग होता है, थिकनेस अलग होती है। कोई मृदा तो 4 to 5 मिलीमीटर थिकनेस है, तो किसी की 4 to 5 मीटर थिकनेस है। यानी कि कहीं मृदा की जो चौड़ाई है जो वो 4.5 मिलीमीटर है, और कहीं जाकर उसकी जो मोटाई है मृदा की वो हो जाती है 4 से 5 मीटर। टेक्सचर मतलब बनावट, कहीं लूज मृदा है और कहीं हार्ड है। एज, उसके समय कितना है मृदा फॉर्मेशन का, ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ है इनसे मृदा का वर्गीकरण किया गया है। हमारे भारत में इन सभी गुणों के कारण मृदा को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 तरह की मृदा भारत में पाई जाती हैं इन्हीं गुणों की वजह से, और इनमें है एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। और इन सभी मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो जुड़े रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।